न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष गोयल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बिल्कुल स्मार्ट हैंडसम लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आशीष जी, बहुत हम लोग अच्छे मूड में बात करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है, हर घर के लिए, हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक बजट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस बार जो देश का बजट आया है वित्त मंत्री सीतारमण जी का, उस बजट के बारे में क्या आकलन है सर आपका? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 9 को आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा इनिशिएट लिया कि समाज के मतलब हर वर्ग के पास जाके इसकी एक प्रतिक्रिया आप ले रहे हैं। तो जैसा आपने मुझे बताया, ये प्रतिक्रिया आगे आपकी संपादित होगी, आगे सीतारमण तक जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारा वॉइस है उन तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा, मैं बजट के बारे में, देखिए बजट क्या है? बजट एक ऐसी प्रतिक्रिया है, बजट पे कोई प्रतिक्रिया देना, अनबियास्ड प्रतिक्रिया देना बजट पे बड़ा टिपिकल है। हर कोई बजट पे प्रतिक्रिया अपने हिसाब से देता है। अगर उसे कोई फ़ायदा मिलता है तो उसे अच्छा कहेगा, अगर उसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उसे बेकार बजट बताता है। वैसे अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो फ़ायदे तो बहुत दिए हैं, लगभग हर वर्ग को फ़ायदा दिया है इस बजट में। सैलरीड क्लास को उन्होंने 12 लाख तक कर दिया है, बल्कि 12,75 कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा जी। MSME की इन्होंने लिमिट्स बढ़ा दी हैं MSME में, और मतलब जो पहले लिमिट्स कम होती थी उसे ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा यूनिट्स MSME में आ पाएंगी। और उन्होंने मुद्रा लोन्स की लिमिट्स भी बढ़ाई हैं। CGT MSE जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो हमारा बिजनेस क्लास है, जिसके पास आज की डेट में बहुत सारा बिजनेस क्लास ऐसा है जिसके पास कोलेट्रल जो बैंक मांगता है देने के लिए नहीं होती, तो एक तरीके से सरकार उनकी सहायता के लिए खड़ी हो गई है स्टार्टअप में। नहीं, CGT MSE मेनली ऐसा नहीं है स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिन्हें बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए बैंक फंड्स की जरूरत होती है। बैंक उनसे कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट रखता है जी। और लोगों के पास कोलेट्रल नहीं दे पाते, क्योंकि बिजनेसमैन क्या होता है, सबसे पहले वो अपना कोलेट्रल में इन्वेस्ट करने से पहले सोचता है मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न मिलेगी वहाँ से। तो किसी भी बिजनेसमैन का पहला वही होता है कि मैं कैसे भी करके अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि कोलेट्रल आप देखेंगे आज की डेट में लैंड्स तो इतनी अप्रिशिएट हो गई हैं। अगर किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं अपना लैंड लेना चाहूँ तो सारा पैसा मेरा वहीं चला जाता है। तो इसके लिए एक कोलेट्रल फ्री लोन जो CGT MSE की हर बार कोलेट्रल फ्री की जो लिमिट बढ़ा रहा है, समय सीमा बढ़ा दी गई है ना, समय सीमा बढ़ा दी गई है, लिमिट बढ़ा दी गई है, वो बहुत अप्रिशिएबल है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। सैलरीड क्लास में जैसे मैंने बताया 12,75 तक इन्होंने कर दिया है, बाकी 12 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही मतलब जो छोटा टैक्स पेयर है। अभी तक एक बहुत बड़ा हमारे पास क्वेश्चन होता था कि जो आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है वो अपने खर्चे तो चला नहीं पा रहा, टैक्स कहाँ से दे? वो चीज़ें कहीं तक इन्होंने बहुत हद तक लोगों के समझा। भाई आज की डेट में स्कूल की फीस बढ़ गई है, सब कुछ चीज़ बढ़ गई है, तो 10-12 लाख में आदमी एक अपना नॉर्मल जीवन जी पाता है, वो टैक्स देने की पोजीशन में नहीं आ पाता। जी। इस चीज़ को इन्होंने समझाया और उस लिमिट को 12 लाख तक लेके गए हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन उस पर उन्होंने, वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई इसको करने से 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा राजस्व का, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे? सर देखिए, ये जो जितना भी बजट ये जब भी रिलीज करते हैं, कुछ भी करते हैं, सरकार भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होती है। स्ट्रेट अवे इन्होंने बोल दिया इनका नुकसान होगा डायरेक्ट टैक्स में। अब सरकार खुद कहती है, सरकार के खुद के ये वर्ड्स हैं कि पैसा हम लोगों को देंगे तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो जो चीज़ खरीदेंगे वहाँ GST पे करेंगे। अगर, क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन घटेगा, उसने ये नहीं बताया इनडायरेक्ट का हमारा बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा, तो बहुत हद तक वो इनडायरेक्ट टैक्स से कंपनसेट हो जाएगा। जी। लेकिन मेरी जो सरकार से इसमें सबसे बड़ी नाराजगी है, जो ये नए टैक्स रिजाइम लेके आ रहे हैं, बाकी सब ये जो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये सेविंग्स को डिस्करेज कर रहे हैं। सेविंग्स जो हमारी, एक तरीके से मैं कहूँ, आज के युवा में एक तो वैसे ही सेविंग की हैबिट्स नहीं है, दूसरा पहले हम टैक्स सेविंग्स पे जो हम टैक्स में रिबेट्स वगैरह देते थे, उन चीज़ों के बहाने, थोड़ा टैक्स में सेविंग के बहाने युवा भी सेविंग कर लेता था। जी। वो सेविंग कहीं जाके आज तो उसे लगती है सेविंग्स, और मैं अगर सही मायने में कहूँ, अपनी बीइंग एन इंडियन भारतीय की तरह बात करूँ, तो वो उसके बुढ़ापे की लाठी बनती है जाके वो सेविंग। बुढ़ापे में वो आदत खत्म होती जा रही है।
हम लोग सेविंग्स को डिस्करेज करके कहीं ना कहीं जो अपना हैप्पीनेस इंडेक्स है ना उसे हम अपना नीचे लेके आ रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हर किसी का वो होता है, मेरे पास पैसे हैं चलो ये खरीद लो, और पैसे आए चलो गाड़ी खरीद लो, और पैसे आए गाड़ी अपग्रेड कर दो, घर में रेनोवेट करा लो। तो पैसे मैं जितना कमाता हूँ अनटिल अनलेस, मतलब हम इंडियंस की आदत है जब तक किसी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं दिखता ना उस तरफ जाते नहीं है। पहले हमें दिखता था कि 1.5 लाख की सेविंग कर लेंगे तो 1.5 लाख पे सीधे सीधे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेशन बताता था भाई 50,000 रुपये तो आप टैक्स बचा जाओगे। जी 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 जी। तो 50,000 टैक्स बचाने के चक्कर में वो 1.5 लाख की सेविंग कर लेता था। वो आगे चल के मैंने बताया ना बुढ़ापे की लाठी बनती थी, मेरे बच्चों के फ्यूचर बनता था उनसे। आज की डेट में वो चीज़ खत्म, जो डिस्करेज कर रही है। इवन भी 1 से 1.5 लाख की वी वर एक्सपेक्टेड कि ये सेविंग्स की लिमिट और बढ़े, और न्यू रिजाइम में सरकार उन्हें बिल्कुल जो खत्म कर रही है वो मेरे लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। तो हैप्पी से इंडेक्स इसके अंदर नहीं है, सेविंग को प्रोत्साहन देने की बात नहीं रखी है। नहीं रखी है सरकार, बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह सोच रही है, वो अपने रेवेन्यू की तरफ सोच रही है। वो यही सोच रही है कि मार्केट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो आए। राइट। अगर सरकार एक प्रॉपर मैट्रिक्स की तरफ सोचे तो उसे सेविंग्स को भी बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है, जो कि इस बजट में दिख नहीं रहा है। जो इस बजट में क्या पिछले 3 बजट में नहीं दिख रहा है। वो डिस्करेज ही कर रही है। अब नए टैक्स रिजाइम में भी सेविंग्स के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आपकी बात सर जहाँ पहुँचनी चाहिए हम अपने अखबार के माध्यम से वहाँ पहुँचाएंगे। 2 सवाल और था सर कि जो एमएसएमई सेक्टर जी, माइक्रो कंपनियां, उसको उठा के एमएसएमई सेक्टर में लाना, उनकी लिमिट बढ़ा देना, उनकी जो टैक्सेशन में छूट कर देना, तो क्या लगता है कि एमएसएमई सेक्टर जो मेन जीडीपी का बहुत बड़ा एक धुरी है, उसे कितना लाभ होगा? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जब से इंटरनेट क्रांति आई है ना, एक तरीके से जब से इंटरनेट क्रांति आई है, इंटरनेट मतलब आज की डेट में हमारा हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहा है। चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग हो गई आपकी। आज की डेट में बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स आपको घर घर में जाके आपको मिलेगा। 50-100 गज के घर में रह रहा है, लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। कैन यू बिलीव वो 5-5, 10-10 करोड़ की टर्नओवर कर जाता है। आप सोच भी नहीं सकते। जी। तो वो चीज़, उसके लिए इतनी टर्नओवर करने के लिए फंड्स तो उसे चाहिए, स्टॉक तो उसे रखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से जो सरकार ने एमएसएमई की लिमिट्स बढ़ाई हैं, क्योंकि बिजनेस अब अलग स्केल पे आ गया है। अब इंडिया में बिजनेस अलग स्केल पे आ गया है। मतलब जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस था अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जो मेरी कैश वाली मार्केट थी वो सारी मेरी रेगुलराइज हो रही है। अब रेगुलराइज बिजनेस जब होगा तो उसे फंड्स तो ऑब्वियसली चाहिएंगे। जी। और फंड्स फिर वही, जब सरकार ने इन्हें एमएसएमई में लेके आई है तो इससे इन्हें क्या है, ये सीजीटी एमएसएमई और एमएसएमई स्कीम्स का फायदा उठा पाएंगे। आज की डेट में बैंक में ढेरों ऐसी स्कीम है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, हर बिजनेस के लिए कोई ना कोई स्कीम्स है। तो वहाँ तो सरकार बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था पे काम कर रही है। लेकिन बस मेरा बार बार यही कहना है, सरकार प्योरली अर्थव्यवस्था पे फोकस कर रही है। आप केवल अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपको कुछ ऐसा, जैसे मैंने कहा, हैप्पीनेस पे हटा रही है। हाँ बिल्कुल, वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, मशीन बना रही है कि इंसान को मशीन बना रही है। हम आज की डेट में 24 आवर्स वर्किंग है। आप कोई भी प्रोफेशनल ले लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन ले लीजिए, जिसका बिजनेस, मैंने कहा जो ये फ्लिपकार्ट अमेजन वाले मेरे क्लाइंट्स भी हैं, ये 24 आवर्स वर्किंग करते हैं। ऑर्डर आते हैं 24 आवर्स, पैकिंग करके देते रहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक वर्क एथिक्स के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, जो कि एक नहीं सोच रही है। जो नहीं सोच रही। एक थोड़ा सा क्या है, सरकार ने हर चीज़ के लिए ये जो आ गई हैं छोटी छोटी फाइनेंस कंपनीज आ गई हैं, हर छोटी चीज़ को कंज्यूमर फाइनेंस जिसे बोलते हैं, गुड्स फाइनेंस में आज 5,000 रुपये की कोई सामान लेने जाऊँ तो वहाँ पे मुझे एक फाइनेंसर खड़ा मिलता है, मिल जाएगा। तो सर वो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग इन यूरोपियन कल्चर। बिल्कुल। हम ईएमआई पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, पूरा फोकस उसी ईएमआई पे है। ईएमआई पे है। आज जरा भी मंदी आ जाए, नौकरी छूट जाए तो सब ध्वस्त हो जाता है। अब आई एग्री कि कहीं ना कहीं ये इंसान को भी सोचना चाहिए, लेकिन क्या है, बीइंग एन इंडिविजुअल हम नहीं सोच पाते, बट अगेन गवर्नमेंट को भी इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। स्कीम्स ऐसी लाएं कि लोगों की सेविंग्स बढ़े, लोग सेविंग्स में इंटरेस्टेड हों। मैं नहीं मानता कि हर फालतू चीज़ के लिए आप एक फाइनेंस की स्कीम ले आओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके
आपको बस रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प कर रही है। लेकिन जो देश की इंटरनल जो लाइफ है वो खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है सर, हैप्पीनेस खत्म हो रही है। हैप्पीनेस खत्म हो रही है सर। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ, आज मैंने एक 20,000 का फ्रिज अपग्रेड कर लिया 50,000 में EMI पे। जी वो मुझे 2 दिन तो खुशी देगा, लेकिन जब मैं उसे हर महीने उसकी EMI देता हूँ ना, हाँ, तो वो हैप्पीनेस खींचता है, वो मेरी खुशियाँ खींचता है। तो बस यही सब चीज़ें सरकार हैं। इस पे काम करे, इस पे फोकस करे कि इंसान पैसा कमाए भी और खुश भी रहे। खुश भी रहे, खुश भी रहे। देखिए आपको मैट्रिक्स तो बनानी पड़ेगी। जी जी आशीष जी, 2 सवाल और भी था इस बजट में। हाँ आशीष जी, सवाल मेरा ये था कि जो इस बार स्टार्टअप को बहुत फोकस दिया गया है, उनको बगैर सुरक्षा मानकों को ढेरों सारे पैसे मिल जाएंगे लोन पे, तो क्या भविष्य में आपको लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा? ऐसा होता कि स्टार्टअप फेल हो जाए? सर देखिए, हर जगह हर मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है 100% अच्छी होगी 100% बेकार होगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब गवर्नमेंट तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है। कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है तो हम जेन्युइन बिजनेस लेके मार्केट में आए। कई बार क्या होता है, किसी डिसीजन को सही या गलत प्रूव करना उसके नागरिक का कर्तव्य होता है। अब स्टार्टअप क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सरकार तो एक अच्छी मंशा के साथ काम उसने स्टार्ट किया है, वो आपको फैसिलिटेट कर रही है। अब उसे कितना आप अपने बेनिफिट में यूज करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि कुछ एथिक्स भी नागरिक के भी होनी चाहिए। ऐसे प्रयास अच्छा है ना, प्रयास अच्छा है, अप्रिशिएबल प्रयास है। और देखिए बहुत स्टार्टअप से बहुत कई अच्छी एंटिटीज निकल के भी आई हैं हमारे पास। ऐसा नहीं आई हैं एंटिटीज। स्टार्टअप्स का ही रिजल्ट आज हमारी GDP इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। अरे हम उस पर भी आ रहे हैं सर। अच्छा सर, हमारे देश में बहुत अच्छा सौर ऊर्जा का काम हो रहा है, सोलर का बहुत अच्छा EV इलेक्ट्रिक आ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ रहा है, यानी हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अभी महाकुंभ था, उसमें बहुत सारे लोग आस्था का प्रदर्शन किया गए, उसके बावजूद भी हमारे जो देश का रुपया है वो डॉलर के मुकाबले तक कम क्यों है? क्या वजह है? सर देखिए, रुपया डॉलर के मुकाबले कम, इसका सबसे जो प्रमुख कारण है प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे देश में अभी भी कम होना। बिल्कुल कम हो, ट्रेडर्स बन गए सारे। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में होगा उतनी ही हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। और कुछ हम लोगों का भी, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा, कुछ हद तक अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं है सारी सरकार ही चलाएगी, हमारे हाथ में भी होती है। मैं जितना विदेशी चीज़ें खरीदूंगा तो ऑब्वियसली मेरा रुपया डाउन जाएगा। अब आज विदेशी चीज़ें खरीदना मेरा स्टेटस सिंबल बन गया है। मेरा स्टेटस सिंबल बन गया है। कई बार क्या होता है कि मैं इंडियन मेड चीज़ें खरीद के मुझे सोसाइटी में लो फील होता है। इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, वो सरकार कैसे कंट्रोल कर पाएगी? सर फिर भी आप देखिए ना, एक वक्त था कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। अब सारी जो कंपनियां हैं चाइना के साल्ट पे या चाइना या और बड़ी कंपनियों पे डिपेंड हो गई, देशों पे। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि एक ऐसा कुछ आप बोलें जिससे कि लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट भी करें। सर मैन्युफैक्चरिंग तो अभी तो देखिए काफ़ी पिछले आप 5 साल में बात करेंगे तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ा है, ऐसा तो नहीं है। ये टॉयज़ का लेके आए हैं, मेक इन इंडिया टॉयज़ लेके आए हैं, इस पर उन्होंने इंसेंटिव वाली स्कीम्स लाए हैं, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस अब अपना हो रहा है। बट कोई भी चीज़ को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अगर आप एक देश के तौर पे सोचते हैं ना तो 10-20 साल बहुत छोटा होते हैं। मुझे वैसे 10-20 साल बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन एक किसी देश को डेवलप करने के लिए 10-20 साल बहुत छोटा स्पैन होता है। तो पिछले आप 10 सालों में देखेंगे तो उस दिशा में बहुत काम भी हुआ है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। क्योंकि आज की डेट में ऐसा नहीं है, अगर आप आज से 20 साल पहले की बात करें तो हम सर्विस एक्सपोर्ट हमारी कितना कम था जी। आज की डेट में आप सर्विस एक्सपोर्ट में आ जाइए, हम कितना ज़्यादा है। IT सर्विस एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। तो कुछ चीज़ें, कुछ भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब इस बजट से आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहाँ पे बढ़ेगी? सर देखिए, एक्सपोर्ट इस बजट से नहीं, अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स की फिगर्स आपकी एवरी ईयर बढ़ ही रही हैं। बढ़ रही है। मैं मानता हूँ कि हमारी उम्मीदों से कम बढ़ रही हैं अभी,
लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें भी हम अचीव करेंगे। भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पेशल फोकस इन चीज़ों पे है। बिल्कुल, मेक इन इंडिया, फिर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वो लेके आए हैं और उस पर काम भी किया है, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। जी जी जी। क्योंकि देखिए मैंने देखा प्रधानमंत्री जी कोई भी स्कीम लाते हैं ना तो उनका वो खुद उस चीज़ को सुपरवाइज करते हैं। उनका काम केवल फीते काटने का नहीं है जो पहली गवर्नमेंट्स में हमने देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज की डेट में आप देखोगे, पहले क्या होता था, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सड़क बननी है, 20 साल पहले पता चल जाएगा कि यहाँ सड़क बनेगी बनेगी बनेगी। आज की डेट में तो हम जाते हैं देखें दूसरी सड़क बन गई, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता है। गाजियाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया हो तो गया। ये इंटेंट और अप्रोच का फर्क है जी जी जी, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सर इससे जीडीपी बढ़ेगा निश्चित। सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो यही चीज़ें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। जी जी। तो इससे तो जीडीपी बढ़ना लाजमी है। जीडीपी क्यों नहीं बढ़ेगा इससे? अच्छा, एक सवाल और था आशीष जी, हमारे इनकम टैक्स पेयर की संख्या जो है जिस मुताबिक बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ रही है। इस बजट से क्या संख्या बल बढ़ेगा? नहीं सर, आप एक बात बताइए, किस मुताबिक आप कहना चाहते हैं बढ़नी चाहिए थी? जैसे मेरा सिंपल पूछने का मतलब ये है, इनकम टैक्स पेयर पहले सर 100 थे। सर सुनिए, 100 थे, तो इस बार कम से कम इतना बड़ा देश का बजट देश है, हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, टैक्स पेयर कम हो रहे हैं। नहीं सर, टैक्स पेयर कम नहीं हो रहे, बढ़ एवरी ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा। अब आप दो चीज़ देखिएगा, इंडिया इज ए एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री, तो टैक्स माफ हो गया उन लोगों का। भाई कृषि आधारित देश है जी, तो कृषि पे टैक्स नहीं है इन्हों, कितने टैक्स यहाँ आपका निकल गया। फिर आप उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे बीपीएल में कितने लोग हैं जी, वो फिर फर्दर टैक्सेशन में नहीं आएंगे। तो टैक्स की जो संख्या बढ़ रही है, मेरा ये मानना है आज की डेट में 100 में से अगर 10 लोगों को टैक्स देना था तो 7-8 लोग दे भी रहे हैं। नहीं, इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं सर, इनडायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्ट वे में बात कर रहा हूँ मैं। आज की डेट में गवर्नमेंट के पास सर गवर्नमेंट के पास आज की डेट में इतने पावरफुल टूल्स हैं, अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, वो आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपके पास डेफिनेटली नोटिस आएगा। तो टैक्स पेयर की संख्या बढ़ रही है। ये कहना तो मतलब गलत है कि टैक्स पेयर और मतलब बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड होने चाहिए। वो पहले होता था कि जब हमारी पैरेलल कैश की इकोनॉमी चलती थी। अब सब कुछ आप इवन हम यूपीआई, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई यूज होता है। अब तो सर मैं आपको अपना एक पार्टी का एक नोटिस दिखा दूं तो उन्होंने इतना तक पूछा है डिपार्टमेंट ने, आप हमें अपने डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बताइए, आपके राशन में कितने खर्च हुए हैं, आप कितनी बार रेस्टोरेंट जाते हैं, आप शू पॉलिश पे कितने खर्च किए हैं, आपने अपने रिलेटिव्स को कितना गिफ्ट दिया है। गवर्नमेंट जब इतना गहन तरीके से पूछताछ कर रही है और सर सभी छोटे छोटे लोगों को कोई प्रॉपर्टी पे ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसे नोटिस जा रहा है, तो मेरा तो ये मानना है कि जो टैक्स जितना हमारा टैक्स बेस है डायरेक्ट टैक्स में जितना होना चाहिए उसका 80% तो टैक्स भर रहा है इस वक्त। अब कई बार क्या होता है लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती सर। टैक्स चोरी होना और अनअवेयर दोनों चीज़ें दो अलग अलग होती हैं। एक मुझे पता है कि मैं टैक्सेबल, मुझे टैक्स भरना चाहिए और मैं नहीं भर रहा, तो ये होती है टैक्स चोरी। एक मैं अवेयर ही नहीं हूँ। भाई एक बात बताइए, लिटरेसी रेट क्या है भारत में? बहुत कम है। अब लिटरेसी रेट ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं, किसी ने 10वीं 12वीं पास कर लिया आप उसे लिटरेट में डाल देंगे। जी नहीं, लिटरेसी रेट का मीन, लिटरेसी का मतलब होता है एक बेसिक चीज़ों को समझना। जी, बेसिक क्या क्या मतलब लॉज मेरे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी, ये लिटरेसी रेट में मेरे हिसाब से आता है। भाई मैं तो एक 12th के सर्टिफिकेट किसी को मिल गया तो मैं ये नहीं कह सकता ये लिटरेट हो गया, मेरी डेफिनेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसी ड्राइव चलाए जो हर कोई इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि आपको इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, सीधे उसे नोटिस भेज देगी, उस वक्त उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी इतना बन गया होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए डिफेंड करना। सबसे जो ज़्यादा दिक्कत इसमें आजकल मैं देख रहा हूँ जो हमारे पास भी आते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फार्मर्स को। जो गाँव देहात में फार्मर्स हैं जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड सेल कर दी, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की डेफिनेशन में जाएं तो एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है इंडिया में।
जो एग्जम्प्ट होती है वो किसी ना किसी तरीके से टैक्सेबल हो जाती है। जी। अब फार्मर ये सोच के चलता है मेरी तो कृषि की इनकम है, मेरी तो एग्जम्प्ट है। जब उसे नोटिस आता है, जब वो अवेयर होता है, तो बहुत हद तक मतलब जब बहुत लेट हो गया होता है, जी जी तो या तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा टैक्सेशन का नियम बनाए कि कोई भी जब रजिस्ट्री कर रहा है उस वक्त ही उसकी कंप्यूटेशन शीट लगे और तब जाकर रजिस्ट्री हो। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन अगर वो टैक्सेशन डिसाइड कर ले जी, तो जी, शायद इन सब चीज़ों से बहुत सारे गरीब किसान बच जाएं। बच जाए, बिल्कुल। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। नहीं नहीं, सही कहा और सरकार को इस वास्तव में इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी आजकल हम हमारे पास बेचारे इनोसेंट फार्मर्स के बहुत नोटिस हैं, वो बचाव हो जाएगा सर। तो उनका बचाव हो जाएगा। और उन्हें जी जी बोलिए। कई जगह सरकार भी आज की डेट में ज़रूरत से ज़्यादा पूछताछ करने लगी है। जैसे मैंने बताया कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आप पूछ रहे हो, आप इवन नोटिस में लिख रहे हो कि शू पॉलिश में कितना खर्च हुआ, कितनी बार रेस्टोरेंट गए, कितना रिलेटिव को आपने गिफ्ट दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं, मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट ये आप इनसे जस्ट इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कितनी ड्राइंग्स की हैं। जी 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 जी। तो ये तो मेरी प्राइवेसी में झांकना हो गया, मैं कितनी बार रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, कि भाई हम कहाँ खर्चा किए उसका ब्रेकअप देना पॉसिबल और पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आदमी सुबह से शाम तक ब्रेकअप नहीं जो रख पाता सर। इस तरीके से तो आप एक बार बताइए, हर आदमी के अकाउंटेंट लेके घूमेगा, 20,000 रुपये अकाउंटेंट को सैलरी देना होगा। तो समझना चाहिए सरकार को क्या चीज़ें अकाउंट फॉर हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। तो सर MSME अच्छा है और स्टार्टअप योजना अच्छी है, बस इसमें आपने बोला कि इसमें हैप्पीनेस की कमी है, हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है। सेविंग जो है आदत उसकी जो है खत्म हो रही है। हाँ। सरकार इसको सोचना चाहिए सरकार को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 2 सवाल होता, जो GST आप इनकम टैक्स दोनों देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। GST का स्लैब रेट कम होना चाहिए सर। GST का स्लैब रेट, सर स्लैब रेट के लिए तो मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा, लेकिन कई जगह GST में बड़े कंफ्यूजन्स हैं रेट्स को लेके ही, कि जैसे ही आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाने खाओगे तो इतने %, बाहर लेके जाओगे तो इतने %, आप मैं लेने लगूं कि आप इतने तक का कपड़ा खरीदोगे तो इतने % GST, इससे ऊपर खरीदोगे तो इतने % GST। ये सब खत्म करना चाहिए। ये सब कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं, और बिजनेसमैन को भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के लिए अकाउंटेंट रखना, दिमाग खराब करना, तो ये चीज़ें बदल जाता है। मतलब टैक्स कॉम्प्लायंस करना भी एक चैलेंज है आज की डेट में बिजनेसमैन के लिए। इन चीज़ों जो GST हम सोच के आए थे कि ये इतना इजी होगा, वो इतना इजी है भी नहीं। नहीं, इजी तो बिल्कुल नहीं सर। 7 साल हो गया, मैं कैसे 17 में आया था। जी जी जी। एक मतलब सरकार को क्या करना चाहिए कि राउंड द ईयर नई नई अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। वही बजट किस लिए आता है, आपको बजट में सारी अमेंडमेंट देनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा जरूरी है तो साल के बीच में आप अमेंडमेंट कर दो। हर दिन अमेंडमेंट, प्रोफेशनल अमेंडमेंट्स पढ़े, फिर उन्हें इम्प्लीमेंट कराए, ये सब चीज़ें तो बहुत चैलेंजिंग है आजकल। जैसे सर जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे फ्रिज है या मोटरसाइकिल है, इस पर जो टैक्स का रेट है वो सही है सर? देखिए यहाँ पे ना, जैसे आपने कहा आवश्यक वस्तु में फ्रिज, दैट्स ए डिबेटेबल इशू। हो सकता है आपके लिए फ्रिज आवश्यक वस्तु हो, मेरे लिए ना हो। तो आवश्यक वस्तु फ्रिज और मोटरसाइकिल मेरे हिसाब से तो आवश्यक वस्तुओं में आती ही नहीं है। भाई आवश्यक वस्तुओं में तो भाई आप फ्रिज ले रहे हो, मोटरसाइकिल ले रहे हो, तो आप फिर अपने आप को मतलब परेशानियों को इनवाइट कर रहे हो। मतलब जो उसका स्लैब रेट है वो ओके ना सर? स्लैब रेट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पे करूँगा नहीं, क्योंकि सरकार भी बहुत सोच समझ के स्लैब रेट, बस मेरा यही कहना है कि छोटे छोटे डिफरेंस के लिए स्लैब रेट चेंज ना करें। बिल्कुल सही कहा। और सर जो हायर है 28% है, अगर उसे कुछ कम कर दे तो सारी टैक्स MSME सेक्टर में लाना, उनकी लिमिट बढ़ा देना, उनकी जो टैक्सेशन में छूट कर देना, तो क्या लगता है कि MSME सेक्टर जो मेन GDP का बहुत बड़ा एक धुरी है, उसे कितना लाभ होगा? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जब से इंटरनेट क्रांति आई है ना, एक तरीके से जब से इंटरनेट क्रांति आई है, इंटरनेट मतलब आज की डेट में हमारा हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहा है। चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग हो गई आपकी। आज की डेट में बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स आपको घर घर में जाके आपको मिलेगा। 50-100 गज के घर में रह रहा है, लेकिन वो आपका रजिस्टर्ड है फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। कैन यू बिलीव वो 5-5, 10-10 करोड़ की टर्नओवर कर जाता है। कर जाता है। आप सोच भी नहीं सकते। जी 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 जी।
तो वो चीज़ उसके लिए इतनी टर्नओवर करने के लिए फंड्स तो उसे चाहिए, स्टॉक तो उसे रखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से जो सरकार ने एमएसएमई की लिमिट्स बढ़ाई हैं, क्योंकि बिजनेस अब अलग स्केल पे आ गया है। अब इंडिया में बिजनेस अलग स्केल पे आ गया है। मतलब जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस था अब वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। जो मेरी कैश वाली मार्केट थी वो सारी मेरी रेगुलराइज हो रही है। अब रेगुलराइज बिजनेस जब होगा तो उसे फंड्स तो ऑब्वियसली चाहिएंगे। जी जी। और फंड्स फिर वही जब सरकार ने इन्हें एमएसएमई में लेके आई है तो इससे इन्हें क्या है, ये सीजीटी एमएसएमई और एमएसएमई स्कीम्स का फायदा उठा पाएंगे। आज की डेट में बैंक में ढेरों ऐसी स्कीम है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, हर बिजनेस के लिए कोई ना कोई स्कीम्स है। तो वहाँ तो सरकार बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था पे काम कर रही है। लेकिन बस मेरा बार बार यही कहना है, सरकार प्योरली अर्थव्यवस्था पे फोकस कर रही है। आप केवल अर्थव्यवस्था के साथ साथ आपको कुछ ऐसा जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस पे हटा रही है। हाँ बिल्कुल, वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, मशीन बना रही है कि इंसान को मशीन बना रही है। हम आज की डेट में 24 आवर्स वर्किंग है। आप कोई भी प्रोफेशनल ले लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन ले लीजिए, जिसका बिजनेस, मैंने कहा जो ये फ्लिपकार्ट अमेजन वाले मेरे क्लाइंट्स भी हैं, ये 24 आवर्स वर्किंग करते हैं। ऑर्डर आते हैं 24 आवर्स पैकिंग करके देते रहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक वर्क एथिक्स के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, जो कि एक नहीं सोच रही है। जो नहीं सोच रही। एक थोड़ा सा क्या है, सरकार ने हर चीज़ के लिए ये जो आ गई हैं छोटी छोटी फाइनेंस कंपनीज आ गई हैं, हर छोटी चीज़ को कंज्यूमर फाइनेंस जिसे बोलते हैं, गुड्स फाइनेंस में आज 5,000 रुपये की कोई सामान लेने जाऊँ तो वहाँ पे मुझे एक फाइनेंसर खड़ा मिलता है, मिल जाएगा। तो सर वो कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग इन यूरोपियन कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल। हम ईएमआई पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, पूरा फोकस उसी ईएमआई पे है। ईएमआई पे है। आज जरा भी मंदी आ जाए, नौकरी छूट जाए तो सब ध्वस्त हो जाए, सब ध्वस्त हो जाता है। अब आई एग्री कि कहीं ना कहीं ये इंसान को भी सोचना चाहिए, लेकिन क्या है, बीइंग एन इंडिविजुअल हम नहीं सोच पाते, बट अगेन गवर्नमेंट को भी इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। स्कीम्स ऐसी लाएं कि लोगों की सेविंग्स बढ़े, लोग सेविंग्स में इंटरेस्टेड हों। मैं नहीं मानता कि हर फालतू चीज़ के लिए आप एक फाइनेंस की स्कीम ले आओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बस रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प कर रही है, बिकॉज देश की इंटरनल जो लाइफ है वो खत्म हो रही है। बिल्कुल खत्म हो रही है सर, हैप्पीनेस खत्म हो रही है। हैप्पीनेस खत्म हो रही है। सर मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ, आज मैंने एक 20,000 का फ्रिज अपग्रेड कर लिया 50,000 में ईएमआई पे जी। वो मुझे 2 दिन तो खुशी देगा, लेकिन जब मैं उसे हर महीने उसकी ईएमआई देता हूँ ना, तो वो हैप्पीनेस खींचता है, वो मेरी खुशियाँ खींचता है। तो बस यही सब चीज़ें, इस पे काम करें, इस पे फोकस करें कि इंसान पैसा कमाए भी और खुश भी रहे। देखिए आपको मैट्रिक्स तो बनानी पड़ेगी। जी जी। आशीष जी 2 सवाल और भी था इस बजट में, सर कभी वो सेगमेंट अगर आवाज़ नहीं उठाता तो मैं क्यों उसके बारे में 10 कमेंट करूँ। राइट। अच्छा सर, लास्ट सवाल, ट्रिब्यूनल बनना चाहिए गाजियाबाद में जीएसटी को लेकर? सर देखिए हर कोई चाहेगा, हाँ, क्योंकि बहुत सारा विवाद जो है लंबित है। हाँ जी। और पैसा बीच में पड़ा हुआ है। हाँ जी। अगर वो केस सॉल्व हो जाए तो वो तो हर कोई चलन में आएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए ना? हाँ जी बिल्कुल। राइट। सर लास्ट सवाल, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर मोदी जी और योगी जी, अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, सभी जानते हैं उनके बारे में। जी। अब बस यही कहूँगा कि योगी जी और मोदी जी, मेनली मोदी जी के जिस तरीके से उन्होंने काम किया है पिछले 3 टेन्योर से, जिस तरीके से भारत को निकाल के लेकर आए हैं, बहुत ही अप्रिशिएबल काम उन्होंने किया है। अब कुछ लोग तो योगी जी को मोदी जी का उत्तराधिकारी भी कहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मैं यहाँ कहना सही नहीं, उचित नहीं समझता। लॉ एंड ऑर्डर तो योगी जी का अच्छा है ना? योगी जी का अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल, उसमें नो डाउट आपका अच्छा। अभी योगी जी की बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई थी कुंभ के उसमें रिगार्डिंग, मैंने पढ़ी थी। उन्होंने बहुत ही एक बहुत ही नपी तुली बैलेंस स्टेटमेंट दी थी कुंभ के लिए, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उनके लिए। जी। कि मैं उसे यहाँ पे एक बार रिपीट करना चाहूँगा। उनकी स्टेटमेंट इस तरीके की थी कि इस कुंभ में सुअर को गंदगी मिली, हाँ, जिसको जैसा देखा हाँ, उसको वैसा दिखाई दिया। हाँ जी। गिद्ध को लाश मिली। हाँ। और धर्म का पालन करने वालों को धर्म मिला, अमीर आदमी को धंधा मिला, गरीब आदमी को रोजगार मिला। मतलब जिसकी जैसी नियत वैसा उसको दिखाई दिया।
तो देखिए किसी भी आप नेता के बारे में बात करेंगे तो वो उसके अपोज में भी रहते हैं, सपोर्ट में भी रहते हैं, वो सब तो आपको देखने की आपकी नीयत के ऊपर है, आप उसे कैसे देखते हैं। बट मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो भाई मैं जब से यूपी में जब से होश संभाला है, मैंने लो ऑर्डर देखा है, मैंने कुछ भी चीज़ गया, मैंने तो योगी जी से बढ़िया सीएम मैं अभी तक अपनी जिंदगी में, हाँ जी, पूरे इतिहास में देश के किसी भी राज्यों में योगी जी जैसा बेहतर सीएम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर आप देखिए ना, कितना शायद 62 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया, इकट्ठा किया। सर देखिए फिर मैं वही एक बात दोहराना चाहूंगा, कुछ जिम्मेदारियां है ना नागरिकों की भी होती हैं। जी। इतने बड़े इवेंट का ऑर्गेनाइज करना, उसे इवेंट का धर्म, हाँ धर्म को मतलब कोई भी धार्मिक, हाँ धर्म चेतना को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर। मैं यहाँ पे मेरे लिए कहना आसान है कि वहाँ ये सुविधा नहीं थी या वहाँ ऐसा हो गया था, लेकिन अब मैं बात करूँ तो हम लोग वहाँ जाके कितनी बातें मानते हैं। जी। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं मानते, वो कह रहा है इधर चलो, हमें इधर नहीं चला, हमें तो उधर ही चलना है। फिर बाद में हम कहते हैं कि सरकार की इंतजाम ही नहीं थी। तो सर कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, सरकार के कुछ डिसीजंस को सही या गलत प्रूव करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर मुझे उन्हें गलत ही प्रूव करना है तो मैं बिल्कुल जो वो बोलेंगे अपोजिट करूंगा उनका। लेकिन सरकार का काम तो अच्छा है ना। देखिए सरकार का काम अच्छा है, कभी भी आपने इससे पहले कभी भी कुंभ को इतने बड़े स्तर पे कुंभ नहीं देखा होगा। जो मैं तो हालांकि नहीं गया, लेकिन लोगों से जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिली, जो मतलब मैं काफ़ी लोगों से मिला जो उन्होंने वहाँ के अरेंजमेंट की तारीफ़ें की हैं, जो वहाँ सफाई व्यवस्था है, जो वहाँ फिर भी इतने बड़े आयोजन के बाद भी जो वहाँ पार्किंग है, जो चीज़ें हैं वो अप्रिशिएबल हैं। राइट। अब जब इतना मास पब्लिक उधर को जाएगी तो थोड़ा सा देखिए जाम, थोड़ा सा भाई आप पिकनिक बनाने तो जा नहीं रहे हो सर। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ये सब सेकेंडरी हो गई। सब लोग था भाई किसी तरह हमें स्नान करना है, हाँ जी, हाँ। और सब लोगों ने तारीफ किया, हाँ जी। और जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, जिसने जैसा देखा उसको वैसा दिखाई दिया, हाँ जी। सर लास्ट सवाल, बिल्कुल मैं लास्ट बोलता हूँ, ये बिल्कुल लास्ट है। मैं हर किसी से पूछता हूँ कि खासतौर से चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो आपने इसका ड्रीम क्यों रखा, क्यों बने आप? ये युवाओं के लिए सवाल है सर। इसके पीछे तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। चलिए मैं आपको बता दूं, मैं मैथ बायोलॉजी से मैंने 12th की। अच्छा, बायोलॉजी से थे? मैथ बायोलॉजी से मैंने 12th की। डॉक्टर बनना था? इसका सारा क्रेडिट मेरे बड़े भाई को जाता है। मेरे बड़े भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा। हाँ जी, वो ऊपर बैठते हैं दफ्तर में, मैं नीचे बैठता हूँ। जी। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मोटिवेट किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए। जी। उसने ही बोला कि तुम ये करो, तुम इसमें अच्छा करोगे। तो मतलब मोटिवेट ही नहीं किया, थ्रू आउट द कोर्स उन्होंने मुझे गाइड किया, सब चीज़ें की। तो उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आप ये कह, बड़े भाई का बहुत बड़ा रोल। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार।